ठीक है, आज हम बात करेंगे जल रंग माध्यम पे, जिसको हम बोलते हैं वाटर कलर। ठीक है, कागज सबसे मुख्य रहेगा। ठीक है, कपड़े पर भी जल रंग में काम किया जाता है। कैसे किया जाएगा, थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे चल के। ठीक है, कपड़े पर जल रंग माध्यम में चित्र चीन में खूब बनाए गए, भारत में भी बनाए गए। इसके लिए सिल्क यानी कि रेशमी कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, रेशमी कपड़ा। चित्रण से पूर्व कपड़े की सतह पर फिटकरी या ग्लू से लेपन कर ले। ग्लू यानी कि गोंद है नी, जिससे उनके छेद बंद हो जाते हैं और कपड़ा सूख जाने के पश्चात उसको किसी धरातल पर चारों ओर से कस दें, फिर उस पर आप जल रंग माध्यम में काम कर सकते हैं। ठीक है, छिद्र मुदने बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कागज की। कागज के प्रकार की बात करेंगे तो हाथ के बने कागज 3 श्रेणियों में मिलते हैं, चिकना, मध्यम और मोटा। ठीक है, चिकना कागज जो होता है, जिसको स्मूथ हार्ड पृष्ठ बोलते हैं, इस पर पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल और इंक यहाँ पर है। ठीक है, इंक से रेखांकन इस पे आप कर सकते हैं, इस प्रकार के कागज पे। ठीक है, मध्यम जो होता है ये सुविधाजनक धरातल है, इस पर अच्छे से काम होता है। बहुत मोटा अगर जो कागज है तो उस पर जल रंग से काम करना उचित नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा। तो मध्यम मोटा है, मीडियम कोल्ड पृष्ठ कागज अगर है तो वो उस पर आप काम अच्छे से कर सकते हैं। बहुत मोटे कागज पे जल रंग में काम अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है जल रंग की गुणवत्ता क्या होती है। जो कागज पानी सोखे, जो कागज की बात हो रहा है कि जल रंग कागज की गुणवत्ता कैसे जांचेंगे आप कि ये कागज जल रंग चित्रण के लिए अच्छा है या नहीं है, तो उसको देखते हैं। कैसे जानेंगे आप, जो कागज पानी सोखे वह उचित नहीं है। मान लो आपने जो आपके जो उसकी बात हुई थी अभी, हैंडमेड पेपर की, तो हैंडमेड जो पेपर होता है वो कई क्वालिटी में आता है। जो वहां पर बात आपसे की गई चिकना, मध्यम और बहुत ज्यादा मोटा, तो बहुत ज्यादा अगर मोटा हैंडमेड पेपर होगा तो वो पानी को बहुत सोखेगा। ठीक है, इसलिए वो अच्छा नहीं। और जल रंग की खासियत है कि कागज अगर बहुत लचीला है, बहुत पतला है मान लो जैसे, और उस पर आपने जल रंग में काम किया तो कागज बहुत गीला हो जाएगा। ठीक है, कागज जितना मान लो इसे पतला होगा वो पानी तो नहीं सोख पाएगा, उतना कितना सोखेगा, जितनी उसकी मोटाई है उतना सोख लेगा। उसके बाद जल रंग कागज पर अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब लगातार लगाएंगे तो जितना वो सोख पाएगा तो सोख लेगा, क्योंकि वो पतला होगा। उसके बाद वो कागज बहाने लगता है पानी, रंग इसमें से उसमें बहुत ज्यादा मिक्स होने लगते हैं, तो इतना पतला भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मोटे की तरफ। जो बहुत मोटे पेपर की बात आपसे की जा रही है, ये पेपर इतना भी, ये पेपर इतने, कुछ हैंडमेड जो आपके पेपर होते हैं, कागज होते हैं, वो इतने मोटे होते हैं कि उस पे ब्रश रखो, पानी जल रंग का, रंग में ब्रश लो, कागज पर रखो, पानी सूख गया, तो ऐसा कागज भी आपको नहीं चाहिए। मध्यम कागज की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये जो कागज होते हैं ये पानी हिसाब से सूखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए थोड़ा। तो यही बात कही जा रही है कि जो कागज पानी सोखे वह उचित नहीं। पानी सोखने की प्रवृत्ति जल रंग कागज का दुर्गुण है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा अगर जल रंग, बहुत ज्यादा रंग कागज अगर सोख रहा है तब फिर रंग मिक्स नहीं हो पाएगा। जल रंग जो कागज पर मिक्स किया जाता है, जो मिक्स होता है रंग, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें पानी की अधिकता रहेगी, होनी चाहिए, है नहीं। तो इस वजह से कागज का भार जल रंग चित्रण के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर भार की बात की, भार का मतलब कागज की वजनता। तो जो कागज जितना मोटा होगा वो उतना वजनदार भी होगा, है नहीं। अब इतना वजनदार भी ना हो भाई, कागज जब बहुत ज्यादा मोटा होगा, और बहुत ज्यादा मोटा होगा तो उसका भार भी बहुत होगा। तो एक बात तो ठीक है कि कागज का भार हो, वो उसके लिए महत्वपूर्ण कागज है, लेकिन दूसरी शर्त ये भी है कि बहुत ज्यादा मोटा कागज अगर है तो वो फिर पानी भी बहुत ज्यादा सोखता है। समझ रहे हो। तो सारी की सारी चर्चा यहाँ पर है कि मध्यम मध्यम मोटाई का कागज हो और मध्यम भार वाला हो, है नहीं। तो कागज की वजनता भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का कागज आपके पास है और उस पर आप जल रंग में काम कर रहे हैं। तो कागज ऐसा आप ना लें जो बहुत ज्यादा पानी सोखे,
है नहीं, और ऐसा भी कागज ना लें कि बिल्कुल भी पानी ना सोख पाए, तो ऐसे भी कागज आपको जरूरत नहीं है। जल रंगों के लिए कौन कौन से कागज महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी बात करते हैं। वाटरमैन पेपर या हाथ का बना कागज है और जल रंग के लिए उत्तम है। इसका नाम इंग्लैंड की कंपनी जे वाटरमैन के नाम पर है। कार्टिज पेपर, सांड्रस पेपर, गेवलानी पेपर जो इटली में बनता है, आदि पेपर उत्तम है। इसी वाटरमैन पेपर को आपके वहां हैंडमेड पेपर के नाम से भी बोल दिया जाता है या पुकार दिया जाता है। ठीक है, इसी वाटरमैन पेपर को जो इंग्लैंड से बनकर आया था, फिर बाद में भारत में उसी तर्ज पर या उसी आधार पर जो कागज बना, उसको भारत में हैंडमेड पेपर कहा गया। और बाकी ये वाला जो है वाटरमैन पेपर, जो इंग्लैंड की कंपनी जे वाटरमैन के नाम पर है, वहां जो हाथ से बनता था कागज, वो जल रंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो वाटरमैन पेपर कहे या हैंडमेड पेपर कहे, एक ही बात है, ध्यान रखना पेपर में। ठीक है, अगर वाटरमैन, अगर मान लो दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो पहले वाटरमैन वाला चुन लेना। अगर वो ना, वैसे एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, कोई भी चुन सकते हैं। कार्टिज ये भी ठीक ठाक पेपर होता है, सांडर्स ये भी ठीक ठाक पेपर होता है, ये हमने तो देखा नहीं है। गेवलानी ये भी हमने देखा ओखा नहीं है, हो सकता है देखा हो लेकिन नाम ना पता हो, वो अलग चीज है। गेवलानी पेपर जो है वो इटली में बनता है, वाटरमैन वाला इंग्लैंड में बनता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपकी जल रंग चित्रण हेतु रंग सामग्री। क्या क्या सामग्री आपको चाहिए? रंग कैसे होते हैं, जो जल रंग होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, जल रंग प्रायः ट्यूब तथा टिकियों के रूप में आते हैं। ट्यूब की अपेक्षा टिकियों के रंग अच्छे होते हैं, ये रंग बहुत पारदर्शी होते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की विंसर एंड न्यूटन कंपनी के रंग बहुत उत्तम क्वालिटी के होते हैं। वैसे भारत में कैमल कंपनी के रंग भी बहुत चलन में है, अपने वहां कैमल है, और अब तो डोम्क इस टाइप से एक कोई कंपनी आती है, वो भी ठीक ठाक बनाती है। और एक आर्टिस्ट के नाम से आते हैं, आर्टिस्ट वाटर कलर, तेल कलर, वाटर कलर, ये सब भी आते हैं। डोम्क है, आर्टिस्ट वाटर कलर है, और केमल CAMEL है नहीं, ऊंट बना होता है। ठीक है, तो ये कंपनियां भी जल रंग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड की जो विंसर एंड न्यूटन कंपनी है, इनके जो जल रंग आते हैं वो बहुत उत्तम क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। भारत की अगर बात रखें कि भारत में कौन से हैं, तो कैमल वाले सबसे अच्छे माने जाते हैं। कौन से? कैमल वाले सबसे अच्छे माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रंग दो प्रकार के होते हैं, जो जल रंग होते हैं दो टाइप के होते हैं। कार्बनिक, ये रासायनिक तत्व पशु और वनस्पतियों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पशु, पशु का मतलब जैसे पीला रंग जो अपने वहां जैसे प्योरी या जो इस टाइप के रंगों की बात की जाती है कि गाय के मूत्र को सुखा के और फिर उससे पीला रंग बन जाता है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं। वनस्पति का मान लीजिए जैसे आपकी हल्दी है, हल्दी को सुखा लिए फिर उससे पीला रंग आप बना सकते हैं, है नहीं। तो इस प्रकार के रंगों को कार्बनिक रंग की श्रेणी में रखा गया। और एक है अकार्बनिक, इसमें हम खनिज रंग या अर्थ कलर बोलते हैं जिनको। ठीक है, खनिज रंग या अर्थ कलर, जो चट्टानों से, जैसे चूना आपका खनिज रंग है नहीं, चूना सफेद बनता है जिससे, तो आपका खनिज रंग है। खनिज रंगों को ही अर्थ कलर भी कहते हैं। खनिज रंग अगर आपके ऑप्शन में है तो खनिज रंग लगाइए, और नहीं है तो आप अर्थ कलर लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दो टाइप के जल रंग आते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में रासायनिक रंगों को रख सकते हैं और अकार्बनिक में खनिज रंगों को आप रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां पे कोई बात समझ में ना आए पूछ जरूर लीजिएगा। अब जल रंगों के लिए ब्रश कैसा आपको चाहिए? तूलिका जिसको कहते हैं शास्त्रों में, तूलिका। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? तूलिका। जल रंग हेतु प्रायः सेवल नामक हिरण के बालों की तूलिका उत्तम रहती है। ठीक है, गिलहरी के बालों की तूलिका भी प्रयोग में लाई जाती रही है।
छोटे हैंडल वाली गोल तूलिका से ही जल रंग में कार्य किया जाता है। प्राचीन समय में विभिन्न जानवरों के बालों से भी तूलिका बनाई जाती थी, जैसे गाय, हिरन, ऊंट, नेवला आदि। गाय के कान के अंदर के बालों से तूलिका बनती थी, ठीक है। ऊंट के पैर के बगल के बाल, समझ गए, पैर के बगल के बाल, और हिरन के प्रायः सब जगह के बाल काम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक ठीक ठाक पॉइंट है, ठीक है। इसमें जो आपके सेबल वाली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छे ब्रश माने। गिलहरी वाले भी ठीक है, लेकिन अब इस प्रकार के ब्रश नहीं बनते हैं क्योंकि जानवरों को मारने पर प्रतिबंध है, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट में आ रहे हैं, है नहीं, तो ये ध्यान कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप देखते हैं रंग पट्टिका, जिसपे आप रंग घोलते हैं जल रंगों को, वो प्लेट कैसी होती है? रंग पट्टिका का मतलब प्लेट की बात कही जा रही है। एनेमल पेंट चढ़ी टीन की या चीनी मिट्टी की पट्टियां या प्लास्टिक की भी रंग प्लेटें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। प्लास्टिक वाली खूब चलती हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। अब जल रंग चित्रण की तकनीक देखते हैं कि इसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें करते हैं, गीले कागज पर जल रंगों को पतला लगाया जाता है, अतः पहले हल्के और फिर गहरे रंग भरने चाहिए। लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, ये पूछा जाता है कि जल रंगों का प्रोसेस क्या है या कार्य करने का तरीका क्या है, या रंग हम कैसे लगाते हैं। तो पहले हल्के रंग फिर डार्क रंग। तेल रंग में इसका उल्टा है, पहले डार्क फिर हल्का, है नहीं। जल रंगों का पिता पाल सेंट बाय को कहा जाता है। ये एक आर्टिस्ट हैं यूरोपियन, इनको जल रंग का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ वाटर कलर कहा जाता है। किसको? पाल सेंट बाय को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखने, टेक्निक में क्या है, हल्के और गहरे रंग लगाने चाहिए, पहले हल्के रंग लगाने चाहिए फिर हम गहरे रंग लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। जल रंग का पिता या फादर ऑफ वाटर कलर किसको कहते हैं? तो पाल सेंट बाय को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है कि जल रंगों के वास लगाने की दो विधियां हैं, स्थानीय वास और संपूर्ण वास। अब यहाँ पर हम वास की आपको केवल बस नॉर्मल यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं कि वास होता क्या है। ये प्रकार है कि वास लगाने की दो विधियां होती हैं, स्थानीय वास और संपूर्ण वास। स्थानीय वास का मतलब ये होता है, समझ लीजिए केवल बस, स्थानीय वास का मतलब ये होता है कि कोई चित्र आपने कागज पर बनाया, ठीक है, कोई चित्र आपने कागज पर बनाया, उसमें जो आकृति है केवल उसी आकृति में जो रंग आप रंगना चाहते हैं उसमें वो रंग लगा दीजिए। वास का मतलब धुलना तो है ही है, कागज को धुलेंगे तो आप है ही, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरे चित्र पर रंग नहीं लगता है, नहीं लगाया जाता है। केवल जो आकृति आपको रंगनी है एक निश्चित स्थान पे कोई रंग लगा लीजिए, या चित्र के बैकग्राउंड में कोई एक निश्चित स्थान चुन लीजिए, वहां पर आपको कोई रंग लगा देना है और उसको धुल देना है। तो इस प्रकार से चित्र जब वास होता है, ठीक है, तो मुख्य आकृति जो आकृति आप जो स्थान चुनेंगे वहीं पर रंग अच्छे से चपक जाता है, बाकी रंग का कागज धुल जाता है। ये कलर मोटे लगाए जाते हैं थोड़ा, ताकि पानी में फालतू का रंग धुल जाए और जो कुल लास्ट में बच जाए वही उस चित्र का मुख्य रंग हो जाता है। तो वो स्थानीय वास है कि एक निश्चित स्थान को चुनते हुए रंग लगाएं और फिर कागज को धुले। वास का मतलब होता है धुलना, वास करना, वाशिंग पाउडर निरमा, है नहीं। तो वास का मतलब धुलना है, तो चित्रों को धुला जाता है, रंगने के लिए धुला जाता है, ठीक, ये ध्यान कर लें। संपूर्ण वास क्या होता है, कोई चित्र है, इसको हम बंगाल, जब आपकी आधुनिक काल शुरू होगी बंगाल शैली, वहां पर वास टेक्निक की चर्चा करेंगे। वास शैली जल रंगों की ही एक शैली है या एक टेक्निक है, ठीक है, जल रंगों की ही एक टेक्निक है, ठीक है। इसकी चर्चा डिटेलिंग से आपको बंगाल शैली के अंतर्गत हम जब चलेंगे तब वहां पर वास टेक्निक का हम खूब सारा डिटेल से आपको वहां पर बात करेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वास होता क्या। इसमें होता ये है कि कोई भी चित्र पर कोई भी कागज ले लीजिए, उस पे आपने जो आकृति, ये रूप, जो भी आपने चित्र मतलब बनाया है, ठीक है, हल्की पेंसिल से उसको बना लीजिए। फिर चित्रों के धरातल पर रंग लगा लीजिए, जो भी रंग आप लगाना चाहते हैं, जो इफेक्ट बैकग्राउंड में आप देना चाहते हैं पूरे पे लगा लीजिए, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, कोई आकृति या कोई वो छोड़ना नहीं है। पूरे बैकग्राउंड पे हल्का हल्का सा ब्रश की सहायता से
स्ट्रोक लगा दीजिए, ठीक। फिर कागज को पानी में डुबा दीजिए, ठीक है। डुबाने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा रंग होगा कागज का वो छूट जाएगा और कागज पे रंग बह जाएगा, बहेगा रंग, क्योंकि पानी में डूबा हुआ कागज था, वो गीला होगा तो रंग बहेगा। ये जो रंग बहता है ना, इससे जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसको ही वास कहते हैं। यह प्रक्रिया कई बार की जाती है। टब में कागज डाला, फिर बाहर निकाला, फिर जहां पे रंग कम लगा वहां पर फिर ब्रश से आपने हल्के से रंग लगाया, फिर पानी में डुबोया, फिर बाहर निकाला, फिर कुछ रंग छूट गया, कुछ रह गया, फिर जहां पर जो रंग आपको लगाना है फिर रंग लगा दीजिए ब्रश से, फिर उसको टब में या बाल्टी जो भी आपके पास है उसमें उसको डुबा दीजिए, फिर निकाल लीजिए। समझ रहे हैं ये बात? तो ये जो प्रक्रिया है इसको वाष्प पद्धति कहा जाता है, कि इसमें रंगों और कागज को धुला जाता है, उसकी धुलाई की जाती है। फिर फाइनल क्या होता है, फाइनल जब आपको वास जो मेन वास आपकी होती है, जब वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब थोड़ा सा चित्र सूख जाता है तो उस पे जो फाइनल टच या कुछ देना होता है तो वो हम गाढ़े रंगों से ब्रश की सहायता से दे देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है उसका। जब बंगाल शैली में चलेंगे तो इस पे विधिवत चर्चा करेंगे, ठीक है। जल रंगों के वास लगाने की दो विधियां हैं, स्थानीय वास और संपूर्ण वास। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि वास तकनीक जो है वो किस रंग या किस टाइप के रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो जल रंगों का प्रयोग किया जाता है। जल रंगों द्वारा बना चित्र पारदर्शी होता है और वास माध्यम में बना चित्र क्या होता है, पारदर्शी होता है। वास रंगों की जो योजना है वो धूमिल होती है, जल रंगों की रंग योजना धूमिल नहीं होती है। ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। माध्यम वही यूज करेंगे, इन्हीं जल रंगों को हम वास में यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर होती है वहां पे? बताइए। जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम चित्रण की अन्य टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। भित्त चित्रण प्रविधि की बात की जा रही है, माध्यम की बात नहीं की जा रही है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भित्त चित्रण का माध्यम क्या है, भित्त चित्रण माध्यम है नहीं, तो माध्यम नहीं है भित्त चित्रण। भित्त चित्रण एक टेक्निक है, रंगों को लगवाने की एक टेक्निक है। रंग कौन से लगेंगे, वही लगेंगे जो पीछे आप पढ़ाए हैं, या तो तैल माध्यम लगेगा या तो टेम्परा लगेगा, वो माध्यम वही लगेंगे। लेकिन यहाँ पर टेक्निक अलग है, रंगों को लगाने की टेक्निक का यहाँ पर अंतर होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। हालांकि भित्त चित्रण का जो पॉइंट है, जब हम जोगी मारा का टॉपिक शुरू होता है अपने यहाँ प्राचीन हिस्ट्री में, तब वहां पर आपको मोटा मोटा समझ लीजिए। भित्त चित्रों की रचना की परंपरा बहुत प्राचीन है। ये दो टाइप की होती है, होती तो चार टाइप की है, लेकिन दो मुख्य रूप से इसके रूप माने जाते हैं, फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो। बूनो लिखा है, ब्यूनो कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को सेक्को सूखी भित्ति, फ्रेस्को सेक्को का मतलब है सूखी भित्ति। क्या है, सूखी भित्ति। सूखी भित्ति पर खनिज रंगों के घोल से चित्रण किया जाता है, परंतु इस विधि में रंगों में स्थायित्व कम होता है और चमक भी हल्की होती है। चूंकि इस विधि में भित्ति तैयार कर ली जाती है और फिर उस पर सूखने के बाद काम करते हैं, इसलिए इस भित्ति चित्रण की शुष्क पद्धति, इसलिए इसको भित्ति चित्रण की शुष्क पद्धति कहा जाता है। शुष्क का मतलब है सूखी। जैसे मान लीजिए आपका मकान है, आपके मकान में प्लास्टर हुआ होगा, है नहीं, चिकना चिकना सा, तो वो क्या होता है, सूख जाता है। जब वो सूख जाए, बात को ध्यान से सुनिएगा, जब वो सूख जाए फिर उस पे आप चित्र बनाते हैं, तैल रंग ले आते हैं, है नहीं, या कोई पेंट ले आते हैं आप, उसमें भी तेल की मात्रा मतलब मिली होती है, ग्लू मिला लेते हैं या तेल मिला लेते हैं, है नहीं, थिनर का टाइप जो भी आप मिलाना चाहें वो उसमें, वो हालांकि पेंट घुली घुलाई आती है, लेकिन पेंट को हल्का करने के लिए तारपीन का तेल मिलाते हैं या थिनर मिला लेते हैं, बहुत से लोग मिट्टी का तेल मिला लेते हैं, कुछ लोग पेट्रोल भी मिला लेते हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं, पेंट घुली घुलाई आती है, ठीक है। कोई भी सूखी दीवार है उस पे आप अगर ब्रश की सहायता से, है नहीं, कुछ बना देते हैं तो वो फ्रेस्को सेक्को कहलाएगा, सूखी भित्ति पर चित्रकारी करना।
वो तो पेंट की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर रंग कौन से, खनिज रंगों के माध्यम से आप काम करेंगे। इन खनिज रंगों में, ये जो खनिज रंग है, इसमें कोई ऐसा पायस मिलाए, जैसे तेल मिला, लिंसेडाइड मिला सकते हैं, अंडे की जर्दी मिला करके आप रंग घोल सकते हैं, है नहीं, गोंद लगा करके रंग को घोल सकते हैं, और फिर उसके बाद दीवार पे आपको वो लगा देना है। खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो खनिज रंगों का मतलब यहां पर क्या है कि खनिज रंगों में कोई पायस मिला करके या कोई माध्यम मिला करके, ठीक है। अगर तेल मिला देंगे तो वो तेल रंग हो जाएगा, अंडे की जर्दी, दूध या बबूल की गोंद मिला देंगे तो वो टेम्परा में काम करने लगेगा, ठीक है। ये होता है सिस्टम। तो सूखी भित्ति पर एक्रेलिक में भी आप काम कर सकते हैं, टेम्परा से भी काम कर सकते हैं, और तैल माध्यम में भी काम कर सकते हैं। इन तीन माध्यमों में आप काम कर सकते हैं। यानी कि इस पर ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कोई बंधक मिला हो। चूंकि दीवार सूख चुकी होती है और इस पे आप जो कोई रंग लगाएंगे, अगर उसमें कोई बंधक नहीं होगा, जैसे गोंद है, तैल है, टेम्परा में अंडे की जर्दी काम करती है, गोंद गोंद उसमें मिला दे तो गोंद काम वहां पर कर देता है, तो वे ये गोंद, तैल, जो लिंसेडाइल होता है या बबूल की गोंद होती है, ये रंगों को दीवार से चपका देती है, बांध देती है। इससे क्या होता है, चित्र यानी कि रंग दीवार पर चपका रहता है और आपको आकृति या चित्र की अनुभूति होती रहती है, ठीक है। तो ये जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी दूसरी एक टेक्निक है फ्रेस्को ब्यूनो। इसमें धरातल गीला ही होता है। इसमें प्लास्टर, जैसे ही प्लास्टर आप दीवार पर लगाएंगे वैसे ही उस पे आपको चित्रकारी करनी है, सूखने ना पाए। थोड़ा बहुत सूख जाए वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि आज प्लास्टर लगा दिया तो कल चित्रकारी करने आएंगे। कल का मतलब 2-4 दिन बाद अगर आप आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो वो फिर सिक्कों में चली जाएगी। सूखी भित्ति की बात होगी, गीली की बात हो रही है कि प्लास्टर गीला रहते ही आपको उस पर चित्रकारी का काम करना है, ठीक। आइए देखिए इसमें क्या है। फ्रेस्को ब्यूनो, यह भित्ति चित्रण की गीली पद्धति है। यह क्या है, यह भित्ति चित्रण की गीली पद्धति है। इसे आर्द्र फ्रेस्को या फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं, ठीक है। एक ही बात है, आर्द्र माने गीला और ब्यूनो माने भी गीला ही, इसका भी मतलब है। इसमें भित्ति पर लगाया चूने का प्लास्टर गीला रहते हुए ही खनिज रंगों से घोल बनाकर चित्रण करते हैं, ठीक है। चूने का प्लास्टर गीला रहते ही, कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो भित्ति होती है, जो आपका प्लास्टर होता है, उस पर हल्का चूने का लेप लगाते हैं और फिर खनिज रंग, वही खनिज का मतलब है जो चूना, मतलब अब यहाँ पर चूना तो ऑलरेडी आपका लग चुका है। ऐसे रंग जो खनिज से बनाए जाते हैं, कोई पत्थर पीस के बनाया गया हो, कोई मिट्टी पीस के मतलब बनाई गई हो, कोई लाल मिट्टी होती है तो लाल पीस लिया तो वो लाल मिट्टी हो गई। इन रंगों को घोलने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत नहीं, हल्का पानी, ठीक है। हल्के पानी में इन रंगों को घोल करके, और गारा जो आपने गीला गारा है उस पे आपने चूना पहले से पोत रखा है, ठीक है। अब जब उस पे आप रंग लगाएंगे तो वो जो चूना है ना, वो इन रंगों को दीवार से चपका देता है। चपका कैसे देता है कि जो रंग होता है वो पानी और चूने को एक साथ लेकर के दीवार में अवशोषित कर देता है, तो ये रंग प्लास्टर के अंदर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें धरातल गीला रहते हुए ही इस प्रकार करना होता है। इसमें बंधक का काम कौन करेगा, चूना करेगा। इसमें रंग को दीवार से बांधने, यानी कि बाइंडर, बंधक का मतलब बाइंडर होता है, ठीक है। तो इसमें रंग और दीवार को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कौन करेगा, चूना करेगा, ठीक है। और वहां पर तो पायस कर ही रहा था फ्रेस्को सिक्कों में, ठीक। तो ये ध्यान कर लेना। ये पूछा जाता है कि फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में रंगों को सतह से बांधने का काम कौन करता है, या बाइंडर का काम कौन करता है, तो चूना करता है। जो चूने का प्लास्टर, चूने की हल्की परत लगा दी जाती है, ब्रश में घोल लीजिए पतला पतला सा और उसके ऊपर लगा दीजिए, फिर उस पर आप रंग से चित्रकारी कर देंगे तो वो फ्रेस्को ब्यूनो कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान कर लेना। इस विधि को इंटेगेलियो लिख गया है, गलत है ये। इस विधि को इटालियन फ्रेस्को भी कहते हैं। इटली में 16वीं शताब्दी में यह विधि बहुत प्रचलित थी। जो ऊपर की बात कही जा रही है इसको इटालियन फ्रेस्को भी कहते हैं। इसी से मिलती जुलती
भारत में भी एक टेक्निक थी बहुत प्राचीन समय में, अभी आगे आएगा बात करेंगे। फ्रेस्को एक श्रम साध्य चित्रकला पद्धति। श्रम साध्य का मतलब क्या है? बहुत मेहनत लगती है इसमें काम करने में। उतने ही प्लास्टर बनाएंगे और उतनी ही दीवार पर लगाएंगे जितनी आप उस दिन चित्रकारी करें, जितनी जगह में उतना ही काम करेंगे। जयपुर के वनस्थली विद्यापीठ एक विद्यालय है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी राजस्थान में, ठीक है। तो वहां जो एक विद्यालय है ये महिलाओं हेतु स्थापित हुआ था, वनस्थली विद्यापीठ, जहां पर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है जिसमें इस प्रकार की शिक्षा आज भी दी जाती है, फ्रेस्को ब्यूनो वाली की। जयपुर के वनस्थली में यह विधि आज भी सिखाई जाती है, आज भी। इसके अलावा भित्ति पर टेम्परा और तैल माध्यम में भी कार्य होते रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोम को पिघलाकर भी चित्रण किया जाता है जिसे एनकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका है ये इस पे नहीं है, ये सूखी के लिए है, ये यहाँ पे लिख गया है, ये सूखी के लिए मुख्य रूप से रहेगा। प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रण में गोबर, मिट्टी, धान की भूसी, अजंता में जो गारा बना है वो इन सब चीजों को मिलाते हुए बना है। अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वहां पर जब चलेंगे तो आपसे बात करेंगे। इसमें जो गारा बनता है, गारा समझते हैं कि नहीं कोई लोग? जी सर। गारा तो समझते होंगे ना। जब मकान कच्चे थे, है नी, तो ताल की तलैया की मिट्टी और भूसा, है नी, मिट्टी को भिगो दिया जाता था 2-3 दिनों तक। अगर ताल की गीली वाली मिट्टी जो पानी से निकाल के लाते हैं तो उसको भिगोने की जरूरत नहीं थी, उसमें बस भूसा मिलाया और उसका गारा तैयार कर लिया। और जो अपनी दादी होती थी वो फिर उसको उस पे मोटा मोटा सा प्लास्टर लगा देती थी, जो आजकल सीमेंट का लगता है दीवारों पर, ठीक। भूसा इसलिए मिलाते थे ताकि गारे में चटकपन कहीं पर ना आए। वहां पर जो भूसा था वो मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखता था, चटकपन ना आए, है नहीं। आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या मिलाते हैं? गोबर, मिट्टी, धान की भूसी, ईंट का चूरा, गुड़, उड़द की दाल का रस तथा वज्रलेप यानी कि सरेस जिसको हम गोंद भी कहते हैं, और बेल का गूदा, जो बेल होता है उसका गूदा भी, ये सब मिला लेते हैं और एक गारा तैयार होता है। फिर उसको हम प्लास्टर पर लगा देते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग कम चीजों को मिलाते हैं, कुछ लोग बहुत चीजों को मिलाते हैं, तो वो कलाकार के माइंड पे निर्भर करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं, इसी फ्रेस्को ब्यूनो से मिलती जुलती एक भित्ति चित्रण की एक और विधा है जिसको हम भित्ति चित्रण की राजस्थानी विधि या जयपुर फ्रेस्को उसको जानते हैं। है ब्यूनो वाली ही, गीली वाली ही भित्ति है, ब्यूनो वाला, बस ये है कि इसको जयपुर फ्रेस्को कहा जाता है। थोड़ा सा इसका डिफरेंट मामला है, इसको हमने यहाँ पर दे दिया है आपको कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है। आइए इस प्रोसेस को देखते हैं और प्रोसेस को समझते हैं। पूरा प्रोसेस आपसे नहीं पूछा जाएगा, कुछ चीजें याद रखना। जैसे आपसे कहे हकीक नामक पत्थर की आवश्यकता किसमें पड़ती है, तो भित्ति चित्रण में पड़ती है। भित्ति चित्रण की किस टेक्निक में? तो अगर जयपुर फ्रेस्को ऑप्शन में है तो जयपुर फ्रेस्को लगा लेंगे, वो नहीं है तो फ्रेस्को ब्यूनो लगा लेंगे, है नहीं। इस प्रकार की चीजें या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां पर जो गारा आपका तैयार हो, गारा नहीं, जो भित्ति आपकी रेडी होती है जिस पर चित्रकार चित्र बनाएगा, उसको कैसे तैयार करेंगे उसको समझिए। चूने तथा बालू से भित्ति तैयार करना। दीवार आपने तैयार कर ली, चूने और बालू की सहायता से तब दीवारें जोड़ करके बनाई जाती थी, तब सीमेंट नहीं थी, है नहीं। दही गुड़, ठीक है, दही और गुड़ मिला ले, ठीक है, और कूची से पतला पतला लेप लगा ले दीवार के ऊपर, ठीक है। किस चीज का लेप है? दही और गुड़ का मिक्स है ये, ठीक है। फिर हकीक नामक एक पत्थर आता है जिससे इसकी घुटाई करते हैं। ताजेब नहीं करेंगे, सूख जाएगा उसके पश्चात। अब इतना भी ना सूखे कि 4 दिन 10 दिन के बाद आप काम करने आए, है नहीं। थोड़ा सा रफ होने के पश्चात हकीक नामक पत्थर जो होता है उसके उस दीवार की घुटाई करते हैं। इस प्रक्रिया को रबिंग ऑन कलर सरफेस बोलते हैं। ये 3-4 बार करते हैं,
ठीक है, 3-4 बार ये काम किया जाता है। फिर स्टेंसिल द्वारा खाका तैयार करते हैं। स्टेंसिल क्या होता है? ठीक है, स्टेंसिल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कागज है आपके पास और इसमें कोई आकृति आप काट लें, है नहीं, कोई आकृति आप काट लीजिए कागज से, ठीक है, फिर इस कागज को उठा के दीवार पे रखिए और इसमें पेंसिल ऐसे से फिरा दीजिए जहां जहां पे आपने जो जो चीज काटी है, ठीक है, जो जो चीज आपने काटी है उसको उसको पेंसिल से दोहरा लें, तो वो क्या होगा, डिजाइन या आकृति या रूप दीवार पर छप जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है, रंगांकन, रंग लगाना है। कौन कौन से रंग इस्तेमाल कर सकते हैं? गेरू, रामरज, हिरमिच, हिंगुल, हरा, नीला, ये सब चूने के पानी में मिलाकर रंगों को सपाट लगाना है। आगे आपको रंग भी बताएंगे, गेरू क्या होता है, रामरज क्या होता है, सब बताएंगे आगे चल करके, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल देखना है, नॉर्मल समझना है। ठीक है, चूने के पानी में मिलाकर रंगों को सपाट लगाना। उसके बाद क्या करेंगे, हल्का सूखने पर कन्नी से पीटना है, उसको कन्नी से पीट देना है। उसके पश्चात फिर रंग लगाते हैं, फिर पीटते हैं। हल्का सूखने के बाद हकीक नामक पत्थर से फिर घुटाई करते हैं। ठीक है, उसकी पिटाई करते हैं। घुटाई के पश्चात कन्नी से पिटाई करते हैं, वहां पर उसको ठुकाई बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंत में सूखे नारियल को पत्थर पर घिसकर उसके उसके तल के जो धरातल होता है, जहां पर आपने रंग लगा करके घुटाई उटाई और ये सब होने के पश्चात जब ये आप कर लेते हैं तो हल्के हाथों से चित्र पर लगाया जाता है। सूखे नारियल को पत्थर पर घिस ले, ठीक है, और उस पर फिर सूखा नारियल मतलब वही जो नारियल का ये वाला होता है जो खीर में पड़ता है, वो सूखे नारियल की बात हो रही। वो नारियल नहीं जिसमें पानी भरा होता है, वो नहीं चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो पका वाला आपका होता है जिसको सूखा नारियल बोला जाता है, ये वाला, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, जिसमें तेल निकलता है, वो वाला, पानी वाला नहीं चाहिए आपको, ये ध्यान कर लेना। उसको पत्थर पर घिसते हैं, उससे जो तेल या कुछ निकलेगा उसको फिर उसके ऊपर लगा देते हैं, है नहीं, ये ध्यान कर लेना। तो इस प्रकार से जयपुर फ्रेस्को यानी कि जयपुर की जो भित्ति चित्रण की परंपरा है, इसको अलग से नाम जाना जाता है, इसको जयपुर अराइस पद्धति बोलते हैं, इसको जयपुर फ्रेस्को भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है इसको। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। जयपुर के समीप आमेर का किला, आमेर का जो फोर्ट है, किला है, उसकी दीवारों और वनस्थली विद्यापीठ जो इमारत है, जो भवन है, जो विद्यालय है, वहां पर आपको इस पद्धति में ढेर सारे चित्र आज भी देखने को मिल सकते हैं। ये प्राचीन समय से चलती आ रही है, प्राचीन समय से, मुगल शैली या अकबर के टाइम पीरियड से चलती आ रही थी, लेकिन वर्तमान में भी इसकी शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ में दी जाती है। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट है कि फ्रेस्को चित्रण में चूना ही बाइंडर या बंधक का कार्य करता है और इसे 1 वर्ष तक सड़ाया जाता है। जो चूना आप इस पे लगाते हैं उसे 1 वर्ष तक सड़ाया जाता है, पानी में उसको भिगोकर छोड़ दिया जाता है, सड़ाया जाता है उसको, तब यह छान कर प्रयोग में लाया जाता है। जो चूना आप प्लास्टर के ऊपर लगाएंगे उसकी बात की जा रही है। मिट्टी की हांडी या घड़े में दही, गुड़ आदि मिलाकर चूने की तेजी कम करके उसे मक्खन की तरह मुलायम करके बनाया जाता है, तब फिर उसको दीवार पर लगाया जाता है। समझ में आई बात? लंबा प्रोसेस है ये, विशेष करके ब्यूनो के लिए बात कही जा रही है, ब्यूनो पद्धति के लिए। इसीलिए ब्यूनो एक श्रम साध्य प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। समझ में आई बात? चूने, कौन सा चूना? यही आपका बुझा चूना है नहीं, वही चूना, उसको 1 साल तक सड़ाया जाता है। सड़ाया का मतलब पानी में छोड़ दिया जाता है उसको, जो भी उसकी प्रक्रिया होती होगी। ठीक है, चूने की तेजी का मतलब ये है कि चूना काटने लगता है ना हाथ वगैरह में कुछ, तो उसका जो काटना है, तेजी का मतलब काटनापन है नहीं, वो जो काटनापन है उसका ना, उसको कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें? दही और क्या है? गुड़
को मिला करके चूने की तेजी कम कर दी जाती है, फिर उसको फेंटा जाता है, मक्खन जैसा मुलायम जब हो जाता है तब फिर वो आप उसको दीवार पर लगा सकते हैं, फिर उस पर चित्रकारी करेंगे। बात क्लियर होती है बेटा? आपसे इतना पूछेगा कि भित्ति चित्रण की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, सूखी भित्ति और गीली भित्ति, ये मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा। जयपुर इटालियन फ्रेस्को या जयपुर अराइस पद्धति या जयपुर फ्रेस्को पद्धति का संबंध किससे है? तो गीली वाली से है। फ्रेस्को शब्द का इस्तेमाल गीली वाली के लिए ही मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान, केवल फ्रेस्को अगर लिख कर कहीं आए तो इसका मतलब वो ब्यूनो की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, आपको जब पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर होता है भित्ति चित्रण बेटा? जी सर। ठीक है, अभी और बात होगी उस पे जब आपकी भित्ति चित्रण यानी कि गुफाएं जब आपकी शुरू करेंगे हम लोग अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से का मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ये जब खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग उस पे चलेंगे भित्ति चित्रण वाले टॉपिक पे, है नहीं? अगले हफ्ते से वो कहानी शुरू हो जाएगी आपकी। अब आते हैं एक्रेलिक माध्यम, इस पे भी चर्चा, कल से प्रश्न इस पे आ रहे हैं कि एक्रेलिक माध्यम क्या है। देखिए, इसका प्रारंभ लैटिन ग्रुप के कलाकारों द्वारा हुआ था। ठीक है, लैटिन ग्रुप, लैटिन ग्रुप अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, आपको टेस्ट पेपर में दे देंगे ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, यहां पर तो हम लिख दिए हैं, ये लिखना था हमको यहीं पर, लेकिन जल्दी के चक्कर में ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछेगा बस इतना कि एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किसने प्रारंभ किया या किसके द्वारा किया गया? तो लैटिन ग्रुप के कलाकारों द्वारा। ठीक है, ये ध्यान कर लेना इतना, ये पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये आता है कि ये रेजिन माध्यम है। रेजिन का मतलब ये है वही आपका पिसा हुआ, इसके रंग अत्यंत स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कैनवास पर या कहीं दीवार पर या कहीं कागज पर आपने एक्रेलिक रंग लगाया हुआ है तो अगर वो सूख गया है एक बार, और बहुत जल्दी सूखते हैं, बहुत जल्द सूखते हैं ये रंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से रंग बहुत जल्द सूखते हैं? ये जल्द सूखने की प्रवृत्ति किन रंगों में है? कौन से रंग बहुत जल्दी स्थायी हो जाते हैं? तो वो एक्रेलिक रंग है। एक्रेलिक रंग अगर एक बार सूख गए, फिर चाहे आप साबुन लगाओ, चाहे निरमा लगाओ, चाहे सर्फ एक्सेल ले आओ या रिन ले आओ, कोई भी ले आओ, है वो छूटेगा नहीं रंग। समझ रहे हो ये? हाँ, फिर चाहे दाग अच्छे हो 10 रुपए में, सारे दाग छुड़ाए, लेकिन एक्रेलिक नहीं छुड़ा पाएगा कपड़े से वो। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना। इन्हें कागज, कपड़े, कैनवास, लकड़ी, भित्ति आदि की कुछ खुरदरी सतह पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसे शोषक सतह पर भी प्रयोग करें। शोषक का मतलब है जो सतह कहीं अगर गीली हो या सूख रही हो तो वहां पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी कहानी ये निकल के आती है, जो थोड़ी सी कहानी मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिको एक जगह है, देश है जो अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, वहां पर भित्ति चित्रण का काम होना था। तो वहां की जो दीवारें थी वो काफी नमी खींचती थी या ऐसा कुछ था। तो जो कहानी है थोड़ी सी वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी यही है कि वहां पर तैरंग माध्यम में काम होता था, तो दीवारें महीनों लग जाते थे सूखने में और उतना मजा भी नहीं आता था। तो ये जानकारी है या सुनने में आ रहा है कि मैक्सिको में भित्ति चित्रण की परंपरा हेतु या भित्ति चित्रण हेतु इन रंगों का आविष्कार हुआ। चूंकि वहां की नमदार जो दीवारें थी तो एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी कि जल्द रंग सूख जाएं, है नहीं? तो ये कहा जाता है कि वहां का जो एक ग्रुप था अमेरिका का, लैटिन ग्रुप, उन्होंने इन रंगों की खोज की। ये थोड़ी सी कहानी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, ध्यान रखना। इन्हें सिंथेटिक रंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में सिंथेटिक कलर कौन सा है, जल्द सूखने वाला कलर कौन सा है?
ठीक है, तो वो कौन से हैं? एक्रेलिक कलर हैं। इनके लिए चित्रभूमि कैसी होगी? हालांकि चित्रभूमि की बात आपसे हो चुकी, लेकिन फिर भी जो हेडिंग है तो बात कर लेते हैं। एक्रेलिक रंगों की चित्रभूमि कोई भी हो सकती है, कहीं पर आप लगा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। सूखने के बाद ये पक्के हो जाते हैं और इन पर दूसरा रंग भी चढ़ जाता है। ठीक, पानी इसमें बाइंडर का कार्य करता है। यहां पर पानी की बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इन रंगों को आप तैल, पानी या कोई गोंद वगैरह कुछ भी आपके पास हो, उनके साथ मिला करके आप घोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसलिए इनको ये नहीं कहा गया कि तैल माध्यम, टेम्परा माध्यम, जलरंग माध्यम, ये नहीं कहा गया, इनको एक्रेलिक कलर कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान करना। पानी की बात इसलिए कही गई क्योंकि ये रंग पानी के साथ घुल करके ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए पानी की चर्चा की गई। यहां पर पानी बाइंडर का काम करता है, रंगों को बांधने का काम करता है, ये ध्यान रखना। ये जल रंगों की भांति घोलकर भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वही पानी या जल रंगों की भांति पतले पतले रंग घोल लीजिए और कैनवास पर डाल दीजिए या ब्रश की सहायता से लगा दीजिए, उस तरह से भी इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तैल रंग मिला लीजिए, तैल रंगों में इसको घोल लीजिए तो वो ऑयल पेंटिंग जैसा इफेक्ट छोड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये पारदर्शी भी होते हैं और अपारदर्शी भी। अगर जल रंगों के साथ इनको लगाएंगे तो पारदर्शी हो जाएंगे, तैल और गोंद के साथ लगाएंगे तो ये अपारदर्शी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें दोनों क्वालिटीज हैं। ये रंग ट्यूब, बॉटल और बाल्टियों में मिलते हैं। समझ समझ गए ये बात? बाल्टियों में मिलते हैं। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा सीलन आती हो समझे ये बात? अगर आपके मकान में मतलब इतनी भी सीलन ना आती हो कि पानी टपक रहा हो दीवार से, अगर थोड़ी बहुत सीलन आती है तो आप घर में जो पेंट लेकर के आते हैं बर्जर या इसकी, है नहीं, तो अगर आप एक्रेलिक की बाल्टी ले आए और सीलन वाली जगहों पर अगर आप इसका पेंट करवा दें, यानी कि बाथरूम में जो दीवार पानी की संपर्क में हो उस पर अगर आप एक्रेलिक से पेंट करवा दें या उसकी परत लगवा दें तो सीलन की समस्या दूर हो जाती है या आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका काम है एक्रेलिक रंगों का। हालांकि वो अलग बात है, जानकारी और क्या है, हमने लगवाया नहीं है लेकिन बता रहे हैं थोड़ा सा, है नहीं। चलिए ठीक है, एक और टेक्निक की बात करते हैं, बाटिक कला जिसको कहते हैं। 3 पॉइंट उस पर दिए गए हैं। जन्म इसका इंडोनेशिया, बाटिक कला का जन्म इंडोनेशिया में हुआ। भारत में लाए रविन्द्रनाथ टैगोर, और भारत में पहला चित्रकार जिसने बाटिक कला को बाटिक माध्यम में काम किया तो वो नंदलाल बोस हैं। कई सारे कलाकार हैं, देवयानी कृष्णा है बाटिक कला में काम किए हैं, नंदलाल बोस ने इसकी शुरुआत की थी भारत में, है नहीं, ये ध्यान कर लेना। सर्वप्रथम कपड़े पर पिघलते मोम से आकृतियां बनाई जाती हैं, पिघलते मोम से आकृतियां बनाई जाती हैं और मोम ना लगे हुए भाग को लाख के रंग से रंगते हैं। ठीक है, लाख को भी, लाख आप जानते होंगे, उसको भी आग पर रख करके गर्म कर लीजिए। ठीक है, और जहां जहां मोम ना लगा हो वहां वहां लाख लगा दीजिए पतला करके। चित्रभूमि, बाटिक हेतु कपड़ा सबसे अच्छी सतह है। वैसे चमड़े पर भी बाटिक का काम किया जाता है लेकिन कपड़ा सबसे बेस्ट है, ये ध्यान कर लेना। जैसे एक ऑप्शन चुनना है तो कपड़ा, इस प्रकार का कोई ऑप्शन है दोनों तो दोनों वाला लगा लीजिएगा। कपड़ा ही ज्यादातर आता है, ये ध्यान रखिएगा। मेथड क्या है देखिए, कपड़े पर बाटिक सबसे पहले कपड़े पर डिजाइन को रेखांकन द्वारा उसको निश्चित कर लिया जाता है। ठीक है, फिर मोम से उसकी मोम लगा दिया जाता है उसके आसपास, बाकी जगह पे लाख लगा दी जाती है। ठीक है, मोम बनाने की विधि, इसमें जो मोम प्रयोग किया जाता है आपको बस इतना ध्यान रखना है, मोम का प्रयोग बाटिक कला क्या है, किस धरातल पे की जाती है नहीं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। इसमें मधुमक्खी के छत्ते का पीला मोम और साधारण मोम, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये सॉरी 2 टाइप के मोम। तो मधुमक्खी के छत्ते का जो पीला वाला है उसका इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कढ़ाई में रख करके गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, फिर वो जब उबलता है तो बहुत पतला सा हो जाता है, वो मोम चाहिए आपको। इसमें 2 टाइप के रंगों का प्रयोग किया जाता है, बेस रंग और साल्ट रंग। इसका कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। चमड़े पर बाटिक कैसे करेंगे? ठीक है, बाटिक ऑन लेदर, चमड़े पर मोम की जगह गोंद लगाते हैं और बाटिक के चूर्णित रंगों में स्पिट मिलाकर रंग भरते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाटिक कला का जन्म कहाँ हुआ, बाटिक कला में, ठीक है, किस सतह का या धरातल का इस्तेमाल होता है, तो आपका कपड़ा, और माध्यम जब आपसे कहे तो मोम। बस इतना ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन। ठीक, आगे की जो टेक्निक्स हैं, कंफर्म होती है बात बेटा यहां तक? होंगे तब तक इसको हम पढ़ लेंगे, विधियों पर चर्चा आपसे कर लेंगे हम। 4 विधियां हैं। समतल सतह प्रणाली, इसके अंतर्गत आती है लिथोग्राफी। फिर एक उभारदार प्रक्रिया है नहीं, इसमें लिनोकट और वुडकट आता है। ठीक है, आपको ये फिलहाल 4 ध्यान रखनी। अंतः सतह, ठीक, इसमें एक्वा टिंट, अम्लांकन, ड्राई पॉइंट, मेजो टिंट, कई सारी विधियां होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से किया जाता है, वो आती हैं। चौथी जो इसकी विधि है, उसको हम स्टेंसिल पद्धति बोलते हैं, सेरिग्राफी भी कहते हैं, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे नाम हैं इसके। तो वो 4 विधियां आपकी हो गई छापा कला वाली। ठीक, ये 5वां जो है इसको समझ लीजिए, कोलाज। ठीक है, देखिए, इसका छापा कला से कोई मतलब नहीं, ये नंबरिंग आपकी गलत हो गई है, ये नंबरिंग नहीं आनी चाहिए। वो 4 विधियां आपकी हो गई हैं। ठीक है, चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। कोलाज का अर्थ है चिपकाव, यानी चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की पद्धति कोलाज कहलाती है। इसमें रंगीन कागज के टुकड़े ले सकते हैं आप, अखबार ले सकते हैं, फोटोग्राफ के टुकड़े ले सकते हैं, कांच लगा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, लकड़ी, कपड़ा, ग्रे स्याही, धातुओं के टुकड़े, कुछ भी टुकड़े हों, किसी भी चीज के टुकड़े हों, और उसको किसी धरातल पर, अब जैसा धरातल हो उसके लिए वैसे टुकड़े चुने। मान लो से कैनवास है, तो कैनवास पर आप कपड़ा चिपका सकते हैं गोंद लगा करके। ठीक है, अखबार के टुकड़े लगा सकते हैं, फोटोग्राफ के टुकड़े लगा सकते हैं, ठीक है, कागज के टुकड़े लगा सकते हैं। तो टुकड़ों के संयोजन से कोई कलाकृत, कोई रूप, कोई आकृत, कोई चित्र बनाना कोलाज कहलाता है, टुकड़ों का संयोजन जिसमें किया गया हो। और फिर बची आपकी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, तो कोई दीवार है उस पर आप मसाले से चिपका करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मजार आपने देखी होंगी, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, वहां पर आप देखे होंगे टाइल्स के टुकड़े लगे होते हैं छोटे छोटे करके, अलग अलग डिजाइन में या कुछ इस तरह से, है नहीं? हालांकि उसमें कोई रूप और आकृति नजर नहीं आती है, लेकिन उस तरह से कोई आकृति या कोई रूप आप बनाएं तो वो कोलाज कहलाएगा। समझ गए ये बात? तो वो कोलाज तकनीक कहलाती है। एक और प्रचलन में है कलाकारी, जिसको हम संस्थापन बोलते हैं या इंस्टॉलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको समझिए, ये भी एक तकनीक है। ठीक है, बहुत सारी सामग्री, ठीक है, बहुत सारी सामग्री को लगाना, है नहीं, या बहुत सारी सामग्री का संयोजन करते हुए कोई कलाकृत का निर्माण करना, ये भी एक कला है। कला की यह यथार्थ जगत जैसी वातावरणीय कला का आजकल बहुत प्रचलन में है। इसमें चित्रकार या रचनाकार एक थिएटर के मंच जैसी सज्जा सड़क पर कला दीर्घा में या लान में करते हैं, और कुछ व्यंग का भाव भी रहता है। वे अपनी अभिव्यक्ति में समस्त भावों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें वस्तु जगत से यथार्थवत सामग्री को किसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं। ये थिएटर के ज्यादा निकट है, परंतु यहाँ कोई शो नहीं हो सकता, इसे दृश्य कला ही मानते हैं। वेद नायर और सरोजपाल गोंगी ने अनेक रचनाएं इसी संस्थापन कला के माध्यम से की हैं। अभी मैं आपको जब फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फोटो की तरफ। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए धीरे धीरे करके, तब तक हम फोटो सर्च कर रहे हैं। कोलाज का भी आपको दिखा देते हैं और संस्थापन भी आपको दिखा देते हैं।
इंस्टॉलेशन आर्ट, सुबोध गुप्ता का नाम आता है सबसे ऊपर, है नहीं? ये सब इंस्टॉलेशन है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा इंस्टॉलेशन है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा इंस्टॉलेशन है। कढ़ाई मिलेगी, केतली मिलेगी, थाली मिलेगी, है नहीं? चाय का हत्था मिलेगा, दूध का डिब्बा मिलेगा। तो विविध ये जो सामग्री है आपकी, है नहीं, ये कोई लान में, कहीं थिएटर में या सड़क के साइड में इस प्रकार की जो कलाकृति बनाई जाती हैं उसको हम संस्थापन बोलते हैं, इंस्टॉलेशन आर्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। तो उसकी शेडो दिखाई दे रही है। हाँ, शेडो मतलब ये नीचे थोड़ा सा, जब ऊपर से लाइट पड़ी होगी ना इसकी, तो उसकी छाया नीचे ऑटोमेटिक दिखेगी। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन है, ये भी एक इंस्टॉलेशन का रूप ही है। ये भी इंस्टॉलेशन है, कहीं सड़क के साइड में आपको लगा मिलेगा या दिखाई देगा आपको, सब इंस्टॉलेशन है ये। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन है, ये सब इंस्टॉलेशन है, ये इंस्टॉलेशन है। गोबर का बटिया जो आपके जो ओपले का कंडे जो लगाते हैं ना, देखे होंगे, अलग अलग डिजाइन में लगाते हैं लोग, है नहीं? वो भी इंस्टॉलेशन के तौर पर ही है, समझ रहे हैं? ये तो वो सब इंस्टॉलेशन है। जैसे जब आपके वहाँ अखंड रामायण बैठती होगी तो जो मंच आप बनवाते हैं, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है मंच बनवाते हैं, शादी ब्याह में जो स्टेज सजता है बढ़िया डिजाइनदार डेकोरेटेड, वो सब इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन का जो शुरुआती दौर था, जब ये कला नई नई विकसित हुई थी, तो इसका एक सीधा था, ये समय पर आधारित कला थी। कुछ समय के लिए ये कलाएं बनाई जाती थी, लेकिन आजकल इसका स्वरूप बदल गया है, स्थायी कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो इंस्टॉलेशन है, बड़े बड़े हाथ मिलेंगे आपको, कहीं कहीं कुछ मिलेगा, है नहीं? इस प्रकार के आप लोगों ने भी बनाई होंगी, वो इंस्टॉलेशन के तौर पर ही होंगे। ठीक है, जैसे बचपन सर में वैसे